हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज का हम लोगों का टॉपिक है 1833 का चार्टर एक्ट, जिसे हिंदी में 1833 का चार्टर अधिनियम भी कहा जाता है। इससे पहले हम लोग 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ चुके हैं। तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा हम लोग यह पढ़े थे कि भारत के साथ कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार का जो एकाधिकार था वह अभी भी कंपनी को ही प्राप्त था। कहने का मतलब यह हुआ कि 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत के साथ कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को भले ही समाप्त कर दिया गया था, लेकिन चाय का व्यापार एवं चीन के साथ व्यापार का जो एकाधिकार था वह अभी भी किसके पास था? तो वह कंपनी के पास ही था, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही था। लेकिन क्या हुआ कि इस 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, इस 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा अब कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार वह पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। पूर्ण रूप से समाप्त करने का मतलब यह हुआ कि जो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो अभी भी उसे चाय का व्यापार एवं चीन के साथ व्यापार का जो एकाधिकार प्राप्त था, उस एकाधिकार को भी अब समाप्त कर दिया गया। कहने का मतलब यह हुआ कि अब कंपनी के पास चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार करने का जो एकाधिकार यह सभी समाप्त हो गया। तो इसलिए कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से जो समाप्त किया गया वह 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया। और अब जो है कंपनी भारत में राजनैतिक क्रियाकलापों को करेगा। तो अब मान लीजिए यहां से जो एक प्रश्न बनेगा कि बताइए कि भारत के साथ कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार किस एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया? तो प्रश्न को ध्यान से सुनना है। वहां पर क्या लगाया गया प्रश्न में कि भारत के साथ। तो जब भारत के साथ सिर्फ बोला गया तब उसका आंसर क्या होगा? 1813 का चार्टर एक्ट, ना कि 1833 का चार्टर एक्ट। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भारत के साथ कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किस एक्ट के द्वारा किया गया। तो भारत के साथ तो व्यापारिक एकाधिकार को 1813 के द्वारा ही समाप्त कर दिया गया था, लेकिन अगर यह पूछा जाए कि चाय एवं चीन के साथ व्यापार का जो एकाधिकार जो था वह कब समाप्त किया गया, तो वह 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया, यानी पूर्ण रूप से कर दिया गया। अब इसके पास किसी भी तरह का एकाधिकार नहीं रहा था। अब बात करते हैं कि इस एक्ट के द्वारा और क्या क्या असर हुआ। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं कि क्या है नेक्स्ट पॉइंट, कि कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यह क्या पॉइंट है? तो आइए इसे हम लोग समझते हैं। क्या था कि 1793 ईस्वी में ही भारतीय क्षेत्रों एवं भारतीय राजस्व पर कंपनी का अधिकार समाप्त हो चुका था। लेकिन क्या हुआ कि 1793 का जो चार्टर एक्ट आया था, 1793 का जो अधिनियम आया था, उस अधिनियम के द्वारा जो है कंपनी का जो है भारतीय क्षेत्रों पे एवं भारतीय राजस्व पर अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। तो जब 1793 में 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया, तो 20 वर्ष जब बढ़ा तो वह कब तक हो गया? तो 1813 ईस्वी तक हो गया। फिर से 1813 ईस्वी का जब चार्टर एक्ट लाया गया तो फिर से क्या हुआ कि कंपनी के जो है अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अब जब 1813 में फिर से कंपनी का अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया, तब कहां तक पहुंचा? तो 1833 ईस्वी तक पहुंचा। और जब फिर से यह 1833 का चार्टर एक्ट लाया गया, तब भारतीय क्षेत्रों एवं भारतीय राजस्व पर जो है कंपनी का अधिकार
फिर से 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, अर्थात 1853 ईस्वी तक बढ़ा दिया गया। लेकिन एक शर्त रखा गया, शर्त यह रखा गया कि अब भारतीय प्रदेशों में, भारतीय क्षेत्रों में किसी भी तरह का जो प्रशासन होगा वह ब्रिटिश सम्राट के नाम पर होगा। तो यह कंडीशन रखा गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि इस एक्ट के द्वारा अर्थात 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है अब जो है अंग्रेजों को अर्थात किसी भी ब्रिटिश नागरिक को बिना लाइसेंस भारत में आकर बसने एवं व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। तो चलिए हम लोग बात करते हैं 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में। वहां पर हम लोग क्या पढ़े थे कि 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा हम लोग यह पढ़े थे कि किसी भी ब्रिटिश नागरिक को अर्थात किसी भी अंग्रेज, कोई भी जो अंग्रेज हैं वह भारत में आकर बस सकते हैं एवं भारत में व्यापार कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन था, यह था कि उन्हें लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया था। आकर वो बस सकते थे, आकर जो है वो भारत में व्यापार कर सकते थे, लेकिन उसके लिए लाइसेंस लेना उन्हें जरूरी था। लाइसेंस करने का मतलब उन्हें अनुमति लेना जरूरी था। तो वह किससे लाइसेंस लेना होता था? तो वह निदेशक मंडल या फिर नियंत्रक बोर्ड से लेना होता था। लेकिन क्या हुआ कि यह जो एक्ट पारित किया गया 1833 का जो चार्टर एक्ट पारित किया गया, अब इस एक्ट के द्वारा उन अंग्रेजों को लाइसेंस लेना भी अब अनिवार्य नहीं किया गया, यानी अब लाइसेंस भी जो है लेना अब कोई जरूरी नहीं रह गया था। बिना लाइसेंस लिए ही जो है अब कोई भी अंग्रेज भारत में आकर बस सकते हैं, भारत में कभी भी आना जाना वो कर सकते हैं, आकर वो बस सकते हैं एवं भारत में आकर व्यापार भी कर सकते हैं। अब इसके लिए इन्हें किसी भी तरह का लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं थी। इसके साथ साथ अब कोई भी अंग्रेज भारत में भूमि भी खरीद सकते थे। तो किस एक्ट के द्वारा? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है कोई भी अंग्रेज, कोई भी ब्रिटिश नागरिक भारत में अब भूमि भी खरीद सकता था। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो महत्वपूर्ण बदलाव हुआ वह क्या था कि अब बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यह बहुत ही वीवीआई पॉइंट है, समझिए यहां से कि कल हम लोगों का क्या हुआ था कि बंगाल का गवर्नर जनरल समाप्त हुआ था और हम लोग पढ़े थे कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक के कार्यकाल के दौरान ही जो है यह 1833 का चार्टर एक्ट लाया गया था। तो क्या हुआ कि इस एक्ट के द्वारा यानी 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा अब बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो जब संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? तो विलियम बेंटिक बने, यानी पहला भारत का गवर्नर जनरल बनने वाला व्यक्ति कौन था? तो विलियम बेंटिक। तो जस्ट यहां से फिर एक क्वेश्चन यह बनता है, तो बताइए कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो विलियम बेंटिक। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, जबकि भारत का पहला गवर्नर जनरल तो वो भी विलियम बेंटिक। तो दोनों प्रश्न आपको यहां पर पता चल गया। तो बात करते हैं कि जब इस एक्ट के द्वारा 1833 एक्ट के द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तब अब देखते हैं कि इन मतलब भारत के गवर्नर जनरल को क्या क्या शक्तियां प्रदान की गई। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। तो क्या था कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल, गवर्नर जनरल इन काउंसिल कहने का मतलब यह हुआ कि भारत के गवर्नर जनरल एवं उनके परिषद, ठीक है। तो गवर्नर जनरल एवं उनके परिषद को अब पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार था, जबकि इससे पहले, इस एक्ट से पहले तक बंगाल का गवर्नर जनरल का पद था, लेकिन उन्हें पूरे भारत पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं था। लेकिन क्या हुआ कि जब अब बंगाल के गवर्नर जनरल को इस एक्ट के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तब भारत के गवर्नर जनरल एवं उनके मदद के लिए जो परिषद होता था, 3 सदस्यीय जो परिषद शुरू से चलते आ रहा था, लेकिन इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे कि परिषद की संख्या कितनी बढ़ी, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप यह जानिए कि इस एक्ट के द्वारा अब जो है भारत के गवर्नर जनरल एवं उनके परिषद को जो है पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया।
और गवर्नर जनरल इन काउंसिल के द्वारा जो यह जो कानून जो अब बनाया जाता था, तो इस कानून को जो है कोई भी अस्वीकृत नहीं कर सकता था। अस्वीकृत का मतलब कोई भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता था, कोई भी उसे रद्द नहीं कर सकता था। सिर्फ एक के, वो कौन थे? तो वो थे नियंत्रक मंडल। कहने का मतलब यह हुआ कि गवर्नर जनरल यानी भारत के गवर्नर जनरल एवं उनके परिषद के द्वारा जो कानून पारित किया जाता था, तो उस कानून को अस्वीकृत करने का अधिकार सिर्फ एक के पास था, और वो कौन थे? वो नियंत्रक मंडल थे। नियंत्रक मंडल जो है इनके द्वारा बनाए गए कानून को वो अस्वीकृत कर सकते थे और उसके जगह वह खुद का जो है कानून बना सकते थे। तो यहाँ पर आपको ध्यान होना चाहिए कि हम लोग नियंत्रक मंडल के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। ये नियंत्रक मंडल कौन थे इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्या हुआ था कि 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट हम लोग पढ़े थे, तो उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि कंपनी के राजनीतिक क्रियाकलापों को देखने के लिए जो है एक नियंत्रक मंडल का गठन किया गया था, अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया था। और यह जो नियंत्रक मंडल जो था यह 6 सदस्यों वाली एक मंडल थी। 6 सदस्यों वाली यह एक कमेटी थी, जिसमें से एक अध्यक्ष, एक सचिव और 4 जो है प्रीवी काउंसिल के सदस्य होते थे। तो अर्थात 6 सदस्यों वाली यह नियंत्रक मंडल का जो गठन किया गया था, कब किया गया था, किस एक्ट के द्वारा? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा किया गया था। किस वजह से? तो भारत में कंपनी के राजनीतिक क्रियाकलापों को देखने के लिए, जबकि पहले से ही 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा पहले से ही भारत ये कंपनी के जो है व्यापारिक क्रियाकलापों को देखने के लिए निदेशक मंडल का गठन किया जा चुका था। तो अब बात करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट की कि क्या है कि अब इस एक्ट के द्वारा अर्थात 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल एवं उनके परिषद के द्वारा अब कोई भी जो कानून पारित होता था तो उस कानून को अब अधिनियम कहा जाने लगा। समझिएगा इस पॉइंट को ध्यान से कि क्या हुआ कि जब 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जब भारत का गवर्नर जनरल का पद लाया गया, तब भारत के गवर्नर जनरल एवं उनके परिषद के द्वारा अब कोई भी कानून जो बनता था तो वह कानून क्या कहलाता था? तो वह अधिनियम कहलाता था। तो अब सवाल उठता है, तो पहले क्या कहलाता था? तो पहले जो है यानी 1833 के एक्ट से पहले तक कोई भी जो कानून पारित होता था तो उस कानून को विनियम कहा जाता था। चाहे वह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कानून पारित हो, चाहे वह 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा हो, चाहे वह 1793 के एक्ट के द्वारा या फिर 1813 के एक्ट चार्टर एक्ट के द्वारा जो भी कानून पारित हुआ वह सभी के सभी विनियम उसे कहा जाता था। लेकिन अब 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत का जो गवर्नर जनरल एवं उनके परिषद के द्वारा जो भी कानून बनाया जाता था, जो भी कानून को पारित किया जाता था, उस कानून को अब अधिनियम कहा जाता था। तो यह भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया। और इससे पहले क्या कहलाता था वह कानून? तो विनियम कहलाता था। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं कि 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा अब बंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी को जो है विधि निर्माण की शक्ति समाप्त कर दी गई। कहने का मतलब यह हुआ कि कितनी प्रेसिडेंसी थी? 3। कौन कौन? तो बंगाल यानी कलकत्ता प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी एवं मद्रास प्रेसिडेंसी। ठीक है। तो लेकिन क्या हुआ कि यह 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है अब क्या किया गया कि यह बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को जो है किसी भी तरह का कानून बनाने की शक्ति जो है वह समाप्त कर दी गई। तो इसका मतलब यही है कि विधि निर्माण की शक्ति को जो है अब इन दोनों प्रेसिडेंसी का समाप्त कर दिया गया। मतलब अब यह दोनों जो प्रेसिडेंसी जो थे अब वह कानून नहीं बना सकते थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि क्या हुआ कि 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा यह जो गवर्नर जनरल थे यानी भारत के जो गवर्नर जनरल थे, तो भारत के गवर्नर जनरल के परिषद में जो है विधि सदस्य के रूप में 4थे सदस्य को शामिल किया गया। यह क्या पॉइंट है? तो आइए इसे समझते हैं हम लोग अच्छे से कि यहां पर क्या लिखा हुआ है कि यहां पर यह लिखा हुआ है कि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या हुआ कि यह जो भारत का जो गवर्नर जनरल है अब इनके परिषद में
विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। तो आइए इस पॉइंट को हम लोग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से समझते हैं। क्या था कि हम लोग 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट को पढ़ चुके हैं। वहां पर हम लोग पढ़े थे कि बंगाल के गवर्नर जनरल की मदद के लिए जो है एक परिषद का गठन किया गया था, और उस परिषद में कितने सदस्य होते थे? तो 4 सदस्य होते थे, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। तो उस एक्ट के द्वारा अब क्या हुआ कि बंगाल के गवर्नर जनरल के मदद के लिए जो 4 सदस्यों वाली जो एक परिषद का गठन किया गया था, लेकिन उस परिषद में से एक सदस्य को घटा दिया गया, यानी उस परिषद के सदस्य की संख्या एक घटा दी गई। तो अर्थात यह हुआ कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा अब बंगाल के गवर्नर जनरल को मदद करने के लिए जो परिषद होती थी उसमें सिर्फ 3 सदस्य होते थे। और उस समय से लेकर 1813 का चार्टर एक्ट तक जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के मदद करने के लिए जो परिषद का गठन किया जाता था उसमें सिर्फ 3 सदस्य ही होते थे। कितने सदस्य? तो सिर्फ 3 सदस्य होते थे। लेकिन क्या हुआ कि इस 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा चूंकि बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो भारत के गवर्नर जनरल के मदद के लिए जो परिषद जो था, तो यह इस परिषद में तो पहले से 3 सदस्य थे ही, लेकिन इसमें से क्या हुआ कि एक सदस्य को जोड़ दिया गया, यानी यह जो है एक और सदस्य को जोड़ दिया गया। अब कहने का मतलब यह हुआ कि अब फिर से इस परिषद में कुल कितने सदस्य हो गए? तो कुल 4 सदस्य हो गए। 3 पहले से थे और इस एक्ट के द्वारा एक सदस्य को बढ़ा दिया गया, तो कुल कितने हो गए? 4 सदस्य हो गए। तो यहां पर वही लिखा हुआ है कि विधि सदस्य के रूप में चौथा सदस्य शामिल, यानी चौथा सदस्य जो ये है तो इसे ही जो शामिल किया गया। तो अब इस पॉइंट को समझते हैं कि ठीक है, यहां पर एक सदस्य की संख्या को बढ़ा दिया गया जिसे चौथा सदस्य कहा गया, लेकिन यहां जो चौथा सदस्य को जो शामिल किया गया वह किसे किया गया, यानी चौथे सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया? तो विधि सदस्य को शामिल किया गया, या फिर इसका दूसरा नाम विधि मतलब विशेषज्ञ भी इन्हें कहा गया है। तो यह क्या होता है? चौथे सदस्य के रूप में यह विधि सदस्य कौन थे? तो आइए बात करते हैं कि क्या था कि कानूनी परामर्श लेने के लिए, विधिक परामर्श लेने के लिए जो है चौथे सदस्य के रूप में परिषद में एक विधि सदस्य या फिर एक विधि विशेषज्ञ का जो है मतलब विधि विशेषज्ञ को जो है शामिल किया गया। तो चाहे उसे विधि सदस्य बोलिए, चाहे उन्हें जो है विधि विशेषज्ञ बोलिए, तो वो जो चौथा सदस्य जो शामिल किया गया, यानी यह जो एक सदस्य जो शामिल किया गया वह विधि सदस्य कहलाते थे, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान होना चाहिए कि यह जो भारत के गवर्नर जनरल के परिषद में चौथे सदस्य के रूप में जो विधि सदस्य को शामिल किया गया या विधि विशेषज्ञ को जो शामिल किया गया, तो किस लिए शामिल किया गया? तो कानूनी सलाह लेने के लिए। तो ठीक है, शामिल तो कर लिया गया, लेकिन एक बात का आपको ध्यान होना चाहिए कि ये जो विधि सदस्य होते थे, इन्हें गवर्नर जनरल के परिषद में सिर्फ परिषद का जो बैठक होता था, तो परिषद के सिर्फ बैठक में भाग लेने का इन्हें अधिकार प्राप्त हुआ था, लेकिन उस परिषद के बैठक में जो है मतदान देने का अधिकार इस विधि सदस्य को प्राप्त मतलब प्रदान नहीं किया गया था। तो शायद आप इस बात को समझे होंगे कि कहानी ये है कि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या हुआ कि भारत के गवर्नर जनरल की मदद करने के लिए जो परिषद थी, उस परिषद में जो है एक सदस्य को बढ़ा दिया गया, यानी अब कितनी हो गई? 4 सदस्य हो गई। लेकिन जो एक सदस्य को जोड़ा गया उसे विधि सदस्य कहा गया, यानी वो विधि सदस्य के पद से ही वो मतलब उसमें शामिल हो सकते थे। तो विधि सदस्य को जो शामिल किया गया, तो ये विधि सदस्य परिषद के बैठक में भाग तो ले सकते थे, लेकिन मतदान देने का उन्हें अधिकार प्रदान नहीं किया गया था। तो यह पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। तो अब बात करते हैं कि ये जो विधि सदस्य को जो शामिल किया गया था, तो पहला विधि सदस्य कौन हुए थे? ठीक है, यानी पहले विधि सदस्य कौन थे? तो पहला विधि सदस्य बनने वाले थे लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था लॉर्ड मैकाले, ये पहले विधि सदस्य बने थे। अब यहां पर एक प्रश्न फिर से यह बनता है कि ठीक है,
पहले विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले बने, जो एक अंग्रेज अधिकारी थे। तो लेकिन क्या आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि क्या यहां पर जो है परिषद में जो यह विधि सदस्य को जो शामिल किया गया, क्या ये भारतीय भी हो सकते थे या सिर्फ अंग्रेज ही हो सकते थे ये विधि सदस्य? तो इसका आंसर होगा कि सिर्फ अंग्रेज ही विधि सदस्य हो सकते थे। कोई भी भारतीय जो है वह विधि सदस्य नहीं बन सकते थे। तो यह भी आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि विधि सदस्य सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज ही बन सकते थे। और पहले विधि सदस्य कौन बने थे? तो लॉर्ड मैकाले। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है भारत में पहली बार एक विधि आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? तो 1834 ईस्वी में किया गया। अधिनियम तो 1833 में ही पारित हुआ, तो इस एक्ट के द्वारा जो है, लेकिन भारत में पहला विधि आयोग का जो गठन किया गया वह 1834 ईस्वी में। अगर ईस्वी पूछे गठन का तो वह 1834 होगा, 1833 नहीं होगा। लेकिन अगर एक्ट पूछे तो एक्ट होगा 1833 का चार्टर एक्ट। चलिए आगे बढ़ने से पहले हम लोग यह जानते हैं कि आखिर क्यों भारत में जो है एक विधि आयोग गठन करने की जरूरत पड़ी। कोई ना कोई तो वजह होगी, ऐसा थोड़ी ना है कि मन में आया और विधि आयोग का गठन कर दिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब कुछ ना कुछ रीजन हुआ होगा कि इस एक्ट के द्वारा भारत में एक विधि आयोग का गठन करना। तो आइए उस रीजन को समझते हैं। तो रीजन यह है कि भारतीय कानून को सही तरीके से संचालित करने के लिए भारत में एक विधि आयोग का गठन किया गया था। भारतीय कानून को संहिताबद्ध करने के लिए भारत में एक विधि आयोग का गठन किया गया था। संहिताबद्ध कहने का मतलब यह हुआ कि भारतीय कानून को जो है सही तरीके से व्यवस्थित करने के लिए, क्योंकि इससे पहले भारतीय कानून जो था वह जैसे तैसे था। तो इस वजह से भारतीय कानून को व्यवस्थित अर्थात संहिताबद्ध करने के लिए जो है भारत में एक विधि आयोग का गठन किया गया। भारतीय कानून में सुधार करने के लिए भारत में एक विधि आयोग का गठन किया गया। तो अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि इस एक्ट के द्वारा 1834 में जो है एक विधि आयोग का जो भारत में गठन किया गया, उसके 3 कारण थे। कौन कौन? तो भारतीय कानून को सही तरह से संचालित करने के लिए, भारतीय कानून को सही तरह से संहिताबद्ध अर्थात व्यवस्थित करने के लिए, एवं उसके साथ साथ भारतीय कानून में सुधार करने के लिए। तो इसलिए जो है भारत में एक विधि आयोग का गठन किया गया था। अब बात करते हैं कि यह जो विधि आयोग का जो गठन किया गया था, इसमें कुल कितने सदस्य थे? तो इसमें कुल 4 सदस्य थे। ठीक है। और इस पहला विधि आयोग का जो गठन किया गया था 1834 ईस्वी में, तो इस विधि आयोग का जो है पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया, अर्थात कहने का मतलब किसकी अध्यक्षता में जो है इस विधि आयोग का गठन किया गया। तो अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड मैकाले इस विधि आयोग के अध्यक्ष बने थे। तो कहने का मतलब यह हुआ कि 1834 में भारत में जो एक विधि आयोग का जो गठन किया गया, तो वो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में जो है 4 सदस्यों वाली एक विधि आयोग का गठन किया गया था। तो यह भी आप समझ गए और उसके कारण को भी समझे। अब बात करते हैं कि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है अब भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस एक्ट के पहले तक जो है भारत में दास प्रथा का बहुत ज़्यादा प्रचलन था। लेकिन क्या हुआ, इस एक्ट के द्वारा अब भारत में दास प्रथा को जो है गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। उसके साथ साथ भारतीय गवर्नर जनरल को जो है यह आदेश दिया गया कि वह जल्द से जल्द जो है इस पर जो है जरूरी कदम उठाएं। और इसी संदर्भ में क्या हुआ कि इस दास प्रथा का जो है भारत से जो उन्मूलन जो हुआ वह पूर्ण रूप से हुआ 1843 ईस्वी में हुआ। तो दास प्रथा को जो है समाप्त कब किया गया पूर्ण रूप से? तो वह 1843 ईस्वी में किया गया। अब आइए बात करते हैं आगे कि देखते हैं इस एक्ट के द्वारा और क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या हुआ कि भारत में राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार किसे प्रदान किया गया अब? तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल को। कहने का मतलब यह हुआ कि इस एक्ट के द्वारा जो है अब
भारत के गवर्नर जनरल एवं उनके परिषद को जो है राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान कर दिया गया। तो यह क्या पॉइंट है कि राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करना? कहने का मतलब इसका यह हुआ कि अब भारत में कहीं भी किसी भी तरह का अगर कर लगाया जाएगा तो बगैर गवर्नर जनरल एवं उनके परिषद से आज्ञा लिए बगैर आप कहीं भी कर नहीं लगा सकते हैं। दूसरा कि भारत में आप कहीं भी अगर किसी भी फंड से अगर आप व्यय करते हैं अर्थात खर्च करते हैं तो खर्च करने के लिए भी जो है अब आपको गवर्नर जनरल एवं उनके परिषद से जो है आपको आज्ञा लेनी पड़ेगी। तो इसका मतलब यही हुआ कि इस एक्ट के द्वारा अब गवर्नर जनरल इन काउंसिल को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान कर दिया गया। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि राजस्व के संदर्भ में ही कि अब क्या हुआ कि इसी एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल इन काउंसिल को जो है संपूर्ण देश के लिए अर्थात पूरे भारत के लिए जो है एक ही बजट तैयार करने का जो है आदेश दिया गया। इससे पहले क्या होता था कि अलग अलग प्रेसिडेंसी के लिए जो है अलग अलग जो है बजट तैयार करना पड़ता था, लेकिन जब इस एक्ट के द्वारा जो है भारत का गवर्नर जनरल का पद लाया गया तब भारत के गवर्नर जनरल को यह कहा गया कि अब जो है आप पूरे देश के लिए सिर्फ एक ही बजट को लेकर आइएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं कि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है अब कंपनी के यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के सरकारी पदों के चयन में यानी कंपनी में जो भी सरकारी पद होता था तो उस सरकारी पदों के चयन में जो है किसी भी भारतीय को धर्म, वंश, रंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान किया गया। कहने का मतलब यह हुआ कि इस एक्ट से पहले तक क्या होता था कि कंपनी में जो भी सरकारी पद होती थी तो उनके चयन में जो है या तो रंग के आधार पर या तो जन्म स्थान के आधार पर या तो वंश के आधार पर या तो धर्म के आधार पर क्या होता था, भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता था। लेकिन क्या हुआ कि अब इस एक्ट के द्वारा जो है यह आदेश दिया गया, भारतीय गवर्नर जनरल को यह आदेश दिया गया कि अब कंपनी के जो है सरकारी पदों के चयन में किसी भी भारतीय के साथ जो है रंग, धर्म, वंश एवं जन्म स्थान के आधार पर जो है आप उनके साथ जो है मतलब भेदभाव नहीं कर सकते हैं, उन्हें अयोग्य नहीं ठहरा सकते हैं अगर वो भारतीय उस पद के योग्य हों, उस पद के लायक हों। लेकिन क्या था कि यह नियम जो है सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गया था, यह रियल रूप से जो है यह पारित नहीं हुआ था। सिर्फ कहने को हो गया कि सिर्फ आप पढ़ लीजिए कि इस एक्ट के द्वारा भारतीयों के साथ ऐसा होना शुरू हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ यह प्रावधान जो था, यह एक्ट जो था मतलब भारतीयों के संदर्भ में जो यह प्रावधान जो था वह सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गया था। और यह जो एक्ट को जो मतलब यह जो बात जो यह प्रावधान जो किया गया था भारतीयों के संदर्भ में, तो यह तो किया गया था इसी एक्ट के द्वारा 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट में भी जो है धारा 87 के तहत किया गया था, अर्थात इस एक्ट के आर्टिकल 87 के तहत जो है यह प्रावधान किया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो यहां पर क्या है कि नेक्स्ट पॉइंट को समझिए कि भारत में सरकार का वित्तीय, विधायी तथा प्रशासनिक रूप से केंद्रीयकरण करना। केंद्रीय, सबसे पहले हम लोग वर्ड समझते हैं केंद्रीयकरण। केंद्रीयकरण का मतलब क्या होता है कि समस्त शक्तियां जो है केंद्र में आकर समाहित हो जाना है। ठीक है, केंद्रीयकरण का पहले तो मतलब यह हुआ। तो अब हम लोग समझते हैं क्या है यह पॉइंट। तो चलिए इसके लिए यहां पर देखिए क्या है वित्तीय। तो सबसे पहले अब हम लोग वित्तीय की बात करते हैं। यहाँ पर आप वर्ड देखे थे राजस्व, यानी वित्तीय से ही संबंधित था। तो यहाँ पर क्या पढ़े थे आप कि राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार किसे प्रदान किया गया, तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल। और ये गवर्नर जनरल क्या किसी पार्टिकुलर क्षेत्र के थे? नहीं, बल्कि ये संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल बने थे। अर्थात क्या हुआ कि यह जो वित्तीय अधिकार जो है, यह वित्तीय शक्तियां किसमें समाहित हो गई थी, तो वो केंद्र में समाहित हो गई थी, क्योंकि ये पूरे भारत के गवर्नर जनरल थे। तो इस वजह से यह वित्तीय शक्तियां केंद्र में समाहित हो गई थी। ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब विधायी की बात करते हैं। विधायी मतलब
कानूनी शक्तियां। तो आइए इसके बारे में भी बात करते हैं। यहां पर देखिए कि क्या हुआ था, एक विधि आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। दूसरा, हम लोग यहां पर भी देख चुके हैं कि विधि सदस्य को शामिल किया गया था। तो विधि सदस्य को कहां पर शामिल किया गया था, तो गवर्नर जनरल के परिषद में चौथे सदस्य के रूप में किया गया था, और वो गवर्नर जनरल संपूर्ण भारत के थे। तो अर्थात यह जो है विधायी शक्तियां भी जो है वह किसमें समाहित हो गई थी, वो केंद्र में जाकर समाहित हो गई थी। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कि प्रशासनिक, यानी प्रशासनिक रूप से जो है मतलब यह भी जो है केंद्रीयकृत, यानी प्रशासन भी जो है अब इस पर जो है पूर्ण रूप से किसका अधिकार था, तो वह भारत के गवर्नर जनरल का अधिकार था। तो इसका मतलब यह भी जो शक्तियां कहां पर समाहित हो गई थी, जाकर केंद्र में हो गई थी। तो इस वजह से यहां पर जो है यह पॉइंट है कि भारत में सरकार का जो है एक तरह से यह सभी पॉइंट को पढ़ने के बाद यह कहा जा सकता है कि भारत में सरकार का वित्तीय, विधायी तथा प्रशासनिक रूप से जो है केंद्रीयकरण किया गया था, अर्थात सारी शक्तियों को केंद्र में समाहित किया गया था। तो क्या हुआ था कि 2003 में जो है आईएएस के पेपर में जो है एक सवाल पूछा गया था कि देश की शासन प्रणाली का जो है केंद्रीयकरण जो किया गया था वह किस एक्ट के द्वारा किया गया था। ध्यान से समझिएगा कि 2003 में आईएएस के पेपर में एक प्रश्न पूछा गया था कि देश की शासन प्रणाली का जो है केंद्रीयकरण किया गया था वह किस एक्ट के द्वारा, तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया था। इसी चैप्टर से जो है 2003 में ही आईएएस के पेपर में ही जो है एक और सवाल पूछा गया था। वह सवाल यह था कि बताइए कि गवर्नर जनरल के परिषद में चौथे सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया था, तो वो विधि सदस्य या फिर जिन्हें विधि विशेषज्ञ भी कहा जाता है, तो विधि सदस्य को शामिल किया गया था। तो ठीक है, प्रश्न को आप समझ गए होंगे। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यह केंद्रीयकरण भी आप समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि यह सभी पॉइंट तो हम लोग देख लिए, क्या प्रभाव पड़ा यह सब भी देख लिए, लेकिन अब हम लोग इस एक्ट पर बात करते हैं कि यह 1833 के चार्टर एक्ट पर सबसे अधिक किन किन व्यक्तियों का, किन किन अंग्रेज अधिकारियों का प्रभाव पड़ा इस एक्ट को पारित करने में। तो आइए, यह पॉइंट यही है कि 1833 के यह जो चार्टर एक्ट पर जो विशेष प्रभाव किन किन व्यक्तियों का पड़ा, तो किन किन व्यक्तियों का, तो एक लॉर्ड मैकाले, जिनके बारे में हम लोग यहाँ नाम देख चुके हैं, लॉर्ड मैकाले। इनके साथ साथ दो और भी अंग्रेज अधिकारी थे जिनका इस एक्ट पर विशेष प्रभाव पड़ा था। कौन कौन, तो एक जेरेमी बेंथम और तीसरे व्यक्ति थे वो जेम्स मिल। यानी इन तीनों अंग्रेज अधिकारियों का जो है इस एक्ट को पारित करने में विशेष प्रभाव पड़ा था। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो लास्ट पॉइंट है। तो लास्ट पॉइंट क्या है कि भारत में संविधान निर्माण का आंशिक संकेत जो है वह इसी एक्ट में देखा गया था, इसी एक्ट से हमें मिला है। कहने का मतलब यह हुआ, इस पॉइंट को यह समझिए कि भारत में संविधान निर्माण, यानी भारत में जो संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो उसका जो आंशिक संकेत, यानी एक छोटा सा जो इशारा जो था वह हमें इसी एक्ट से देखने को मिला था, इसी एक्ट से हमें वह संकेत मिला था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह एक्ट अच्छे से समझ में आया होगा और एग्जाम में किन किन तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है आप उन प्रश्नों को भी समझे होंगे। तो चलिए, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।